जय हिंद। देखिए, आज हम लोग विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप समझेंगे। देखिए क्या दे रहा है, कह रहे क्या, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फूड चेन। देखिए, एक जीव एक दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और इस तरह से एक प्रकार की श्रृंखला बन जाती है जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। यदि उस श्रृंखला में से किसी एक कड़ी को भी तोड़ दिया जाए तो दूसरा जीव प्रभावित हो जाता है। तो देखिए, ये क्या है कि आहार श्रृंखला में आज हम लोग समझेंगे इसके बारे में। पहला देखिए, समझ रहे हैं उत्पादक। देखिए, उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे या जो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेते हैं उसे बोलते हैं उत्पादक। देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। तो सूर्य से ये जो पेड़ पौधे हैं धूप लेकर के और क्लोरोफिल की सहायता से और अंदर मिट्टी से खनिज लवण लेट करके ये क्या बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण उनको भोजन बनाने को कहते हैं, जिसे ये पेड़ पौधे अपना क्रिया संपन्न कर लेते हैं। देखिए, उत्पादक के बाद से क्या है, उपभोक्ता हो गए। देखिए, उपभोक्ता मतलब जो पेड़ पौधा को या दूसरे जीवों पर ये निर्भर है, यानी उत्पादक पर क्या रहते हैं, ये निर्भर रहते हैं, ये उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में उत्पादक को प्रोड्यूसर कहते हैं। और देखिए, ये है अपघटक। यानी अपघटक में यानी ये जीव जैसे चील और ये गिद्ध, ये अपघटक में आएंगे। देखिए, उत्पादक क्या है, उत्पादक ये जीव है, एक प्रकार का ऐसा जीव है जो सूर्य से भोजन बना, सूर्य से प्रकाश लेकर के ये अपना प्रकाश संश्लेषण पूरा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता में 3 प्रकार की श्रेणी है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। देखिए, जो शाकाहारी जो जीव होते हैं, शाकाहारी जीव वो प्रथम श्रेणी में आते हैं। यानी शाकाहारी जीव में क्या है, गाय है, बकरी है। ये केवल क्या करते हैं कि अपना पेट भरने के लिए पेड़ पौधों के हिस्सा यानी उत्पादक पर निर्भर करते हैं। गाय देख लीजिए, ये घास खा लेगी, पौधे खा लेंगी, यानी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उत्पादक पर ही आश्रय रहती है। बकरी हो गई, भैंस हो गई, यानी जो शाकाहारी जो जीव होते हैं वो केवल उत्पादक पर ही निर्भर रहते हैं। इसे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या शाकाहारी जीव कहते हैं। अब देखिए, सर्वाहारी, सर्वाहारी जीव में आता है मानव। सर्वाहारी जीव में क्या आता है, मानव। ये सर्वाहारी जीव में एक द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं, ये क्या रहते हैं कि उत्पादक पर भी निर्भर रहते हैं और अपना स्वाद बढ़ाने के लिए गाय को, बकरी के मीट को देखते हैं कि नहीं कि बहुत सारा ऐसा मीट है बकरी के मीट में लोग खा जाते हैं उसे, क्यों, स्वादिष्ट करने के लिए, अपना भोजन को बढ़ाने के लिए। देखिए, तो मानव जो का है वो सर्वाहारी जीव है, यानी समय पर उत्पादक भी खाता रहेगा और जो समय आएगा तो अपना स्वाद बढ़ाने के लिए बकरी को मारकर खा जाएंगे। तो यानी मानव क्या है, सर्वाहारी है। देखिए, यदि कोई मानव शुद्ध शाकाहारी है, मतलब कि इनमें इस प्रथम श्रेणी पर उपभोक्ता पर निर्भर नहीं है, वो अपना डायरेक्टली ये मानव भोजन सीधे उत्पादक से ले रहा है, तो वो हमेशा वो शाकाहारी ही जीव में आएगा। याद रखिएगा, शाकाहारी जीव वो कहते हैं, उसे कहते हैं जो केवल उत्पादक पर निर्भर होते हैं। शाकाहारी, जैसे मान लीजिए कुछ पंडित जी होते हैं जो सर्वाहारी में अपना ना रह करके शाकाहारी जीव में आ जाता है, वो केवल क्या करते हैं, उत्पादक पर अपना निर्भर होते हैं, साग सब्जी खा करके अपना जीवन चलाते रहते हैं, किसी प्रकार के मांस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो हो गए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है, जिसमें मानव जो सर्वाहारी है। याद रखिए, मैंने उस मानव कहा है जो मानव उत्पादक में भी निर्भर है और जो मानव मांस का भी उपयोग करते हैं, वो सर्वाहारी जीव है। हाँ, अगर जो व्यक्ति केवल उत्पादक पे ही निर्भर है वो जो है शाकाहारी में आ गया। याद रखिएगा। आगे क्या करे, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में ये केवल शुद्ध मांसाहारी होते हैं। अब मान लीजिए किसी बाप को लेकर रोटी खिलाएंगे तो खाएगा, बोलेंगे कि आप अंदर आइए, उसके बाद बताएंगे कि हम रोटी खाएंगे कि क्या खाएंगे। तो शेर, बाघ, ये जो जीव होते हैं ये डायरेक्टली जो होते हैं ये कभी भी उत्पादक पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये हमेशा ये तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खा जाएंगे या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को माने जाएंगे। थोड़ी थोड़ी कोई को देखता है कि सर्कस वाला बाघ जो होता है वो कभी कार्यक्रम अपना रूप धारण कर लेते हैं कि हम शेर हैं, बबर शेर हैं, वो कभी मानव को भी अटैक कर देता है। बाघ ये तृतीय श्रेणी को भोगता है। आप इसे ले जाकर के साग भात खिलाएंगे तो कभी साग भात ये चावल नहीं खाएगा, वो बोलेगा कि आप अंदर आइए, तब दिखा दे रहे अपना रहन सहन। तो शेर, बाघ ये जितने हैं ये सब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता है, जो ये केवल दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। देखिए, ये है अपघटक, चील हो गया, गिद्ध हो गए, कवक हो गए, फंगस हो गए, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ताड़ा,
ये सब क्या आते हैं अपघटक में। अपघटक जीव क्या करते हैं, ये टुकु ताकते रहते हैं कि भाई तुम कब मरोगे। चील जो होते हैं, गिद्ध होते हैं, अपघटक जीव होते हैं, कवक हो गए, ये सब देखते हैं शेर चाचा मर जा तू हो, मानो मर जा तुम भी, तुमको भी सड़ा गला कर खत्म कर देंगे। गाय भैंस बकरी, यहाँ तक उत्पादक बोलता है कि तुम ही मरो, तुमको भी सड़ा गला खत्म कर देंगे। अब देखिएगा कहीं के घर में लकड़ी के कुछ दरवाजा लगा रहता है, चौकी बना रहता है जिस पर बेड बना है, अब पता चलता है उसी में ताला लग जाता है, उसी में दिन में चुरूर पुरूर करते रहते हैं। तो बताइए चील गिद्ध कौवा फंगस ये जितने सब छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, ये सब टोटल के टोटल ये क्या करते हैं कि इन मरे हुए जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। मरे हुए जीवों को अपना क्या बनाते हैं यार, भोजन बनाते हैं चील गिद्ध। अब देखिएगा ना, अब धीरे धीरे इनकी संख्या, चील की गिद्ध की संख्या धीरे धीरे बढ़ती कम होती जा रही है। बताएंगे इसका रीजन क्या है। द्वितीय रीजन है, पहले तो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ये संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, इसके चलते चील गिद्ध इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। उसके बाद वन की कटाई हो जाना, वातावरण के अनुसार अनेक प्रकार के टेम्परेचर का ज्यादा या कम बेसी हो जाना, तो ये चील गिद्ध में थोड़ा समस्या अपने आप को एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए ये क्या है कि सभी जीव जो है एक दूसरे पर आश्रय है, एक दूसरे पर क्या रहे आश्रय है। देखिए चील हो गया अपघटक है, गिद्ध क्या है अपघटक है, तो ये सभी जो जीव होते हैं ये अपघटक के श्रेणी में आते हैं। देखिए आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी को या एक कड़ी को तोड़ देंगे तो एक जीव दूसरे जीव पर जो है जीना मुश्किल हो जाएगा। आप इनके बीच के कड़ी को नहीं तोड़ सकते। देखिए ये सबका रहना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि अगर उत्पादक की संख्या ज्यादा हो गई तो चारों तरफ जंगल ही जंगल होंगे, तो उसको थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति में कुछ न कुछ जीवों का रहना जरूरी है, जिसमें गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सब हमारे प्रकृति के क्या करते हैं संतुलन बना कर रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब पता चला कि गाय बकरी की संख्या ज्यादा होने लगी तो उसको भी तो बैलेंस बनाना चाहिए। इसलिए क्या है कि शेर हो गए, बाघ है, इनको अपना बैलेंस बनाते हैं। देखिए प्रकृति में सब कुछ संतुलन का रहना बहुत जरूरी है, ना किसी के ज्यादा और ना किसी के कम, ये बैलेंस बना कर रहना जरूरी है, तभी ये पर्यावरण में हम लोग अच्छे से अपना रह पाएंगे। देखिए क्या कर रहा है, अब समझिए घास है, तो देखिए घास क्या हो गया उत्पादक हो गया। अभी घास पर निर्भर कौन कर रहा है कीट, तो घास का छोटे छोटे कीट, देखिए धान की खेती हो गई, गेहूं की खेती हो गई, बाल हो गया, मक्का हो गया, उसमें उसके पत्ते पर क्या करते हैं ऐसे कीट आते हैं उसका पूरा पत्ता ही चटकर समाप्त कर देते हैं। तो घास जब बड़ा होता है तो इस पर छोटे छोटे कीट बढ़ते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। उस कीट को फिर खाने के लिए एक मेढक है, मेढक उसको बैलेंस बना लेते हैं। अब पता चला कि मेढक को खाने के लिए क्या बना सांप। अब मान लीजिए इसमें से कोई बीज का कोई तोड़ दीजिए, मान लीजिए मेढक हटा दिए, तो मेढक को हटा देंगे तो सांप को बोलेंगे भाई तुम कीट खाओ तो खाएगा, सांप को बोलेंगे तुम घास दे खाओ खाएगा नहीं खाएगा। यानी कोई ना कोई श्रृंखला जरूरी है। देखिए ये आहार श्रृंखला है, इनमें से आप किसी भी एक बीज को कड़ी को हटा दें तो कोई जीव भी जीवित नहीं रह पाएगा। प्रत्येक जीव एक दूसरे पर क्या है निर्भर है। जैसे मान लीजिए घास है, तो घास के क्या कर रहा है गाय, अब गाय को कौन खाएगा शेर। अब पता चला कि इसका बीज को कोई हटा दीजिए, गाय को हटा दीजिए, तो शेर को बोलेंगे घास खा लो, तो शेर को भी घास खाएगा नहीं खाएगा। तो ये सब कुछ जो है एक बीज का कड़ी है, बीज का क्या है कड़ी है। अगर इसमें से एक भी कड़ी तोड़ देंगे तो आहार श्रृंखला बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी और पूरे जीवों में उथल पुथल हो जाएगा। देखिए अब बता रहे कि अब क्या है कि इसमें एक ऊर्जा का प्रभाव होता है, लिंडमैन के अनुसार ऊर्जा का प्रभाव क्या है इसको हम बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। देखिए लिंडमैन का 10% नियम, देखिए बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है कि 10% का नियम किसने दिया था, तो देखिए 10% का जो नियम है लिंडमैन का 10% नियम, ध्यान सुनिए। देखिए लिंडमैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि 10% का नियम दिया। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी खा लीजिए, उस खाए हुए हिस्सा का मात्र हमारा शरीर 10% ही ऑब्जर्व करता है। जैसे मान लीजिए सूर्य से अपार ऊर्जा मुक्त हो रही है, मान लीजिए मैंने मान लिया कि 1 लाख जूल, 1 लाख कैलोरी या 1 लाख जूल इस पेड़ पर गिरा, तो मान लीजिए पूरा ऊर्जा क्या किया उसका पूरा मान लीजिए कि 1 लाख ऑब्जर्व कर लिया, 1 लाख कैलोरी, 1 लाख कैलोरी ये जो है 1 लाख कैलोरी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। तो देखिए ये मात्र जो है ये पूरा ऊर्जा का केवल कितना परसेंट भाग लिया है, मान लीजिए 10%। तो मान लीजिए मैंने ये उत्पादक के पास टोटल सूर्य का कितना कैलोरी ऊर्जा है मात्र 1 लाख। अब देखिए मान लीजिए कि कोई गाय है, बकरी हुई, अब गाय या बकरी
गाय या बकरी इस उत्पादक को पहुंचेगी खाने के लिए। अगल बगल देखे होंगे ये क्या करते हैं कि गाय या बकरी जैसे जाकर उत्पादों को जो खाती है, जैसे घास हो गया, कोई पेड़ पौधा हो गया, छोटे छोटे पत्ते हो गए, और जब उसको खाएगी तो अब लिंडमैन कंसर बता रहे हैं कि जब ये प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता खाएगा तो ये पूरा इस उत्पादक का मात्र कितना परसेंट पहुंचेगा? 10%। तो बताइए 1 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना बचेगा? शेष 10,000। तो बताइए अब इसमें जो ऊर्जा का संचरण होगा, इस पूरे ऊर्जा का जो संचरण होगा कितना हजार गया? मात्र 10,000। 1 लाख का 10% करेंगे मात्र 10,000। अब देखिए मान लीजिए कि कोई बकरी है, अब पता चलो कोई मानव उठा उस बकरी को मारकर खा गया, तो मानव जब इस बकरी को मारकर खा जाएगा तो अब इसके अंदर जो ऊर्जा का संचय होगा वो बता रहे कितना परसेंट होगा? 10%। तो देखिए जो बकरी के अंदर जो ऊर्जा था वो मात्र कितना हजार था? 10,000 कैलोरी। और मान लीजिए कि मानव उस बकरी को, ये बकरा को मारकर खा रहा है, तो उसके अंदर अब ऊर्जा का कितना प्रवाह होगा? वो भी 10%। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो मात्र कितना बचेगा? 1,000। कितना कैलोरी? 1,000। अब मान लीजिए कोई मानव जंगल में चला गया, उसका भेंट हो गई बाघ से, अब पता चला बाघ मार के उसको खा गया, तो अब इसका ऊर्जा कितना परसेंट संचय होगा? तो मात्र 10%। तो बताइए 1,000 का 10% निकालेंगे तो कितना जी प्रभावित होगा जी? कितना कैलोरी? 100 कैलोरी। यानी इसके अंदर मात्र 100 कैलोरी ही ऊष्मा जाएगी। और मान लीजिए कि चील गिद्ध सभी मर गए तो इसको कौन खाएगा? अपघटक। अब मान लीजिए कि अपघटक खाएगा तो इसका 10% निकालेंगे तो मात्र इसके अंदर 10 कैलोरी ऊर्जा प्रवाह होगी। देखिए यानी इस स्थिति के अनुसार देखा जाए, तो ऊर्जा का जो प्रवाह है, जो शीर्ष पर है, उत्पादक जो है ये सबसे ज्यादा शीर्ष पर है। यानी जो आहार श्रृंखला में जो प्रथम शीर्ष पर उपस्थित रहते हैं उनको सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, और जो अंतिम पड़ाव पर, जो अंतिम छोर पर रहते हैं उनको ऊर्जा बहुत कम मिलती है। इसलिए याद रखिए जो उत्पादक होते हैं उनका जीवन काल बहुत बड़ा होता है, मजबूत होते हैं। देखिए इतना विशाल विशाल पेड़ होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा डायरेक्टली जो है सूर्य से ऊर्जा लेकर के अपना जो है पूरा विकास करते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा उत्पादक को ऊर्जा मिलती है। इसीलिए देखिएगा उसके बाद थोड़ा नीचे स्तर पर पहुंचेंगे तो किसमें अब ऊर्जा का मात्रा ज्यादा पहुंच रहे हैं? तो शाकाहारियों में। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मैं जो शाकाहारी जो जीव होते हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा जीने वाले होते हैं। जैसा मान लीजिए गाय, बकरी, हाथी, ये बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि ये प्रथम श्रेणी उपभोक्ता है, और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता ये सीधे साग सब्जी पर यानी उत्पादक पर निर्भर करते हैं। इनका टोटल ऊर्जा का मात्र 10% इनके अंदर प्रवेश करता है। और सोचिए इतना मजबूती के साथ, और जैसे जैसे हम पीछे चलते जाएंगे ऐसे ऐसे ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे क्या घटता जाएगा। तो एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में हम लोग पहुंचते हैं, और जैसे जैसे अंतिम छोर पर पहुंचेंगे ऊर्जा स्तर का अंतर घटता चला जाएगा। देखिए एक बात बता रहा हूं, एक जहर जो होता है, जहर पॉइजन, ये उल्टा काम करता है। उन्होंने देखा कि भाई ये जो जब जहर कोई विषैला पदार्थ कोई जीव खाकर मर जा रहा है तो उसका उल्टा रिएक्शन होता है। मान लीजिए कोई जहर जीव खा लिया, अब उसके मान लीजिए ये जहर खा लिया, बकरी खाकर मर गई, तो इसको कोई खा लिया मानव, तो मानव के अंदर इससे ज्यादा जहर इसमें फैलेगा। और ये मानव खाकर जहर मारा है, अगर ये खा ले तो अब इसके अंदर सबसे ज्यादा ज्यादा जहर फैलेगी। और मरा हुआ शेर को अगर ये चील खा लिया तो सबसे ज्यादा लास्ट वाले के पास जहर जाता है। ये उल्टा है। इसलिए देखिए आज के क्षेत्र में LD50 यानी लिथार्ज डोज, लिथार्ज डोज 50 यानी 50। देखिए लिथार्ज जो डोज 50 है ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, चूहा नाशक दवा थी जिसे चूहा मारने के लिए प्रयोग हम लोग करते थे। जैसे मान लीजिए खेत में, फसलों में ये मतलब चूहा जो नुकसान कर देते हैं तो क्या करते हैं कि खेत में छिड़काव डाल करके चूहा मारने के लिए प्रयोग करते थे। मान लीजिए कोई चूहा बेचारा खाकर मर गया, अब चील गिद्ध ऊपर उड़ रहे हैं, चील गिद्ध की नजरें बहुत तगड़ा होती हैं और देख लेते कि चूहा मरा है, उसको उठा ले लेते हैं, उठाकर बेचारा खाते हैं। तो अभी कहते हैं उल्टा रिएक्शन, जहर उल्टा रिएक्शन करता है। पता चले कि चूहा खाकर जहर मरा है ये LD50, और बाज या चील उसको पकड़कर खाकर वो भी मर गए। तो ये क्या किया कि सरकार इस पर बैन लगा दी है, LD50 पर सरकार जो है बैन लगा दी है कि ताकि चील गिद्ध खा करके इस जीवों को ना मरे और उनका संतुलन इस पूरे पर्यावरण में बना रहे। तो देखिए ये सबसे बड़ा जरूरी है कि हम लोग भाई पर्यावरण किस तरह से क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा देखते हैं संख्या के आधार पर हम लोग पिरामिड बनाते हैं। ध्यान रखिए कौन सा जीव सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है संख्या के आधार पर। मान लीजिए
एक बना रहे हम, एक बना रहे पिरामिड। देखिए ये पिरामिड है और एक उल्टा पिरामिड बना रहे हैं, एक उल्टा पिरामिड बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो है ये है उत्पादक, ये है उपभोक्ता और ये है अपघटक, ये कभी अपघटक है। और ये याद रखिएगा ये सीधा पिरामिड है, ये सीधा पिरामिड है। ये कैसा पिरामिड है? सीधा पिरामिड है। और संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर बता रहे हैं, संख्या के आधार पर बता रहे हैं। किस पर बता रहे हैं? स्थल पर, स्थल पर। ये संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर एक पिरामिड बनाए हैं, एक संख्या के आधार पर पिरामिड बता रहे हैं स्थल पर। स्थल का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, याद रखिएगा। स्थल का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। और देखिए यहाँ, और ये जो पिरामिड बना है मरुस्थल पर, मरुस्थल या सागर में, मरुस्थल या सागर में। इससे नीचे लिखेंगे उत्पादक, ये होगा उपभोक्ता और ये जो है आपका अपघटक है। ठीक है, अभी अपघटक है। देखिए ध्यान से सुनिए, संख्या के आधार पर देखा जाए तो संख्या के आधार पर स्थल का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है और संख्या के आधार पर मरुस्थल या सागर, मरुस्थल कहिए, ये रेगिस्तान कहिए, ये सागर में जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। क्या होता है भैया? उल्टा होता है। तो देखिए स्थल पर देखेंगे तो देखिए उत्पादन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आप कहीं भी जाएंगे तो शहर छोड़ दीजिए, जहाँ पर कस्बा है शहर उसको छोड़ दीजिए, जैसे ही शहर से बाहर निकलेंगे तो पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देगी। भले इसमें फसल लग रहा हो लेकिन दूब जरूर दिखाई देगी। दूब भी तो उत्पादक नहीं आते हैं ना। तो उत्पादक में ये संख्या सबसे जमीन पर स्तर पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में देखे, पूरा जगह एकदम दूर दूर तक ले पूरा हरियर ही हरा दिखाई देगा चारों तरफ। उत्पादक की संख्या स्थल पर सबसे ज्यादा रहता है, उससे थोड़ा कम होता है उपभोक्ता। मान लीजिए जहाँ जमीन है वहाँ पर तो मानव, इंसान, जंतु, प्राणी ये सब दिखाई देंगे। और सबसे कम है अपघटक, अपघटक मतलब चील हो गया, गिद्ध हो गया, इनकी संख्या सबसे कम होती है। अब देखिए ना, अब हमारे क्षेत्र में आसपास में चील, गिद्ध एकदम ना के बराबर हो गए हैं एकदम। तो स्थल पर आएंगे तो उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा, उपभोक्ता थोड़ा उससे कम और सबसे कम होते हैं अपघटक। याद रखिए संख्या के आधार पर स्थल का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। और यहाँ पर आइए संख्या के आधार पर देखेंगे तो इसका जो पिरामिड होता है मरुस्थल या सागर का वो हमेशा उल्टा होता है। देखिए कुछ करना नहीं है, बस इस त्रिभुज को, इस पिरामिड को मैंने प्लाट दिया है, बाकी उत्पादक उपभोक्ता ऐसे ही जो करते हैं। देखिए आप मरुस्थल या रेगिस्तान पर जाइए या सागर पास में जाइए, तो जब सागर या मरुस्थल के पास जाएंगे तो वहां पर केवल क्या होगा? उत्पादक की संख्या कम, पूरा रेती रेत दिखाई देगा, पेड़ पौधे बहुत कम दिखाई देंगे। तो वहां पर उत्पादकों की संख्या थोड़ा घट जाती है। उसके बाद जाएंगे तो ऊंट, घोड़े या गधा ऐसे मतलब कुछ दिखाई देंगे, उपभोक्ता मानव ऐसा दिखाई देंगे। लेकिन सबसे कम यहाँ पर सागर या मरुस्थल पर सबसे कम उत्पादक होते हैं, उसके बाद उससे ज्यादा थोड़ा उपभोक्ता होते हैं और इससे ज्यादा जाएंगे तो अपघटक। अब देखिए ऊपर नजर दिखा गए चील, गिद्ध, पूरा ये गला, पूरे रेगिस्तान में, मरुस्थल में यही सब दिखाई देते हैं, सागर में भी यही दिखाई देंगे। याद रखिएगा ये हमेशा उल्टा पिरामिड बनता है मरुस्थल या सागर में पिरामिड संख्या के आधार पर, और स्थल यानी जमीन पाएंगे तो इसका जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है। तो कोई पूछते हैं कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, कभी कभी पूछता है कि ऊर्जा का जो पिरामिड है, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कैसा बनता है? तो देखिएगा ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा कैसे बनता है? सीधा बनता है। और यही याद रखिएगा भाई, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, एक दिशीय। तो कोई पूछेगा कि बताओ ऊर्जा एक स्तर से जब दूसरे स्तर में जाता है तो उल्टे दिशा में है कि अलग अलग दिशा में है कि एक दिशा में? तो याद रखिए ऊर्जा का प्रवाह मात्र एक दिशा में होता है। तो ये एक बार यूपी टेट में और बिहार टेट में पूछा था कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशा होता है। फिर ये भी पूछा था कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है उल्टा? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सब लोग
इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से जानेंगे। और कोई यदि टॉपिक में समझाने में कोई समस्या हो गई हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।